हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजवर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर एक प्राइवेट कंपनी के लिए कंप्लायंसेस क्या होने वाले हैं सर इस साल में। ठीक है, ये ईयर जो है मार्च 2023 को एंड हो जाएगा। इस साल में मतलब 1/4/2022 से लेकर 31 मार्च 2023 इस पीरियड के अंदर एक प्राइवेट कंपनी को क्या कंप्लायंस करने थे। प्राइवेट कंपनी के क्या क्या कंप्लायंसेस थे सर जो आपको करने थे। आपने अगर नहीं किए तो सर डेफिनेटली जरूर से जरूर कर लो। अगर आपने कर लिए हैं तो सर बहुत बढ़िया बात है। बेसिकली मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपने कंपनी के डायरेक्टर हो या फिर आप अपनी कंपनी के मैनेजर हो या फिर कोई अपनी कंपनी के कंप्लायंस हेड हो, तो इस सिचुएशन में सर आपको ये चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है आप कंपनी के प्रमोटर हो, बट स्टिल सर मेरा मानना है कि अगर आप कंपनी को बिजनेस चला रहे हो, कंपनी का कोई भी बिजनेस चला रहे हो, कोई भी काम में बिजी हो, आपको कंप्लायंस आरओसी के काम पता होना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है ना एक दिन में नहीं आता या फिर एक साल में नहीं आता, इसका इम्पैक्ट आता है 5 साल बाद। आज आपने एक फॉर्म फाइल किया है सर, आज इस फॉर्म में अगर कोई भी गलती हुई है या फिर फॉर्म फाइल करना भूल गए, आरओसी आज आपको नहीं कुछ बोलेगा। 1 से 2 साल बाद वो उसके नोटिस में आएगा, 3 साल बाद उसके नोटिस में आएगा, अचानक से वो आपको एक शो कॉज नोटिस भेज देगा। उस दिन वो उस नोटिस के लिए जो आपने 3 साल 4 साल पहले भरे थे, जिस रिटर्न को 4 साल पहले भरा था सर, उस रिटर्न के लिए आपके ऊपर अचानक से 1 लाख की पेनल्टी भेज देगा सर। तो आपको ये चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी में कंप्लायंसेस क्या स्टेटस पे है, कैसे वो कंप्लायंसेस हो रहा है। या तो आपने किसी स्पेसिफिक प्रोफेशनल बंदे को दिया है, बहुत अच्छी बात है सर। अगर आपने एक प्रोफेशनल को दिया है, फिर भी आपके पास कंप्लायंस का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्लायंस का नॉलेज नहीं है तो फिर सामने वाला बंदा जो बोलेगा आपको वो बात मानना पड़ेगा, वो आपको बेवकूफ़ बनाता जाएगा और आप बनते जाओगे। दैट्स व्हाई आपको ये वीडियो पूरा देखना है। आपको आपकी कंपनी के सारे कंप्लायंसेस अच्छे से समझ लेने हैं, ताकि कोई भी चीज़ जो है आपकी कंपनी से रिलेटेड कुछ भी छूटे ना, कुछ भी गलत ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अपने बात करें तो सर फर्स्ट स्टार्टिंग मतलब सबसे पहला काम क्या हुआ होगा, 1 अप्रैल 2022 ये दिन आया होगा, दैट्स न्यू फाइनेंस ईयर। इस टाइम के बाद से मैं पूरा टाइमलाइन बताने वाला हूँ आपका। ओके, इस फाइनेंस ईयर के बाद सबसे पहले आपने एक MBP 1 और DIR 8 ये बनाया होगा। ठीक है, ये किसका किसका बना होगा सर, ऑल डायरेक्टर। ठीक है, ये किसका बना है सर, सभी डायरेक्टर का बना हुआ होगा। ओके, ये दोनों आपने बनाया। ओके सर, नेक्स्ट इसके बाद आपका फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हुआ होगा। इसके बाद क्या आपका फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगा। ये MBP 1 DIR 8 आप फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में भी दे सकते हो और बोर्ड मीटिंग से पहले दे सकते हो, बोर्ड मीटिंग के बाद आप नहीं दे सकते हो। फर्स्ट जो MBP 1 एंड DIR 8 है, इसके अंदर आपको अपना डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आप कहाँ कहाँ इंटरेस्टेड हो। ठीक है, कहीं डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो, ये सारा डिक्लेरेशन आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग से पहले देना है और हर साल देने पड़ते हैं सर ये कंप्लायंस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, बोर्ड मीटिंग हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड, ये आपका बोर्ड मीटिंग में मान के चल रहा हूँ आपने अप्रैल या फिर मई में किया है। ठीक है, मई 2022 में कर लिया, ये आपने कंप्लायंस मई 2022 में कंप्लीट कर लिया। मई के बाद सर अब आपका पूरा लंबा पीरियड चलता जाएगा, आपको कोई कंप्लायंस का टेंशन नहीं लेना है। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसा धीरे धीरे चल रहा है। अभी एक ट्विस्ट आएगा, वेट। मई के बाद आपको सितंबर सितंबर 30 2022 इस डेट पर आपको एट एनी कॉस्ट एनी हाउ EGM दिखाना ही पड़ेगा, एनुअल जनरल मीटिंग। इससे पहले ही दिखा सकते हो, लेकिन 30 सितंबर के बाद आप नहीं दिखा सकते इस साल। तो आपकी जो एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए वो 30 सितंबर से पहले होनी चाहिए सर, इसके बाद नॉट अलाउड। सर नेक्स्ट इज, आगे क्या बोल रहे थे सर, नेक्स्ट इज मई के बाद जो आप ये फर्स्ट बोर्ड मीटिंग था ना, इसके बाद जो सेकंड बोर्ड मीटिंग होगा, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग और सेकंड बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम 120 डेज का गैप हो सकता है, इससे ऊपर का गैप इज नॉट अलाउड। ठीक है, मई है, जून जुलाई अगस्त। ठीक है, मैं मानता हूँ आपने एक बोर्ड मीटिंग आपको जुलाई में दिखानी होगी सर। ओके, मई के बाद जून जुलाई या फिर आप साथ अगस्त में भी दिखाओ तो चलेगा, आप अगस्त में दिखाओ या फिर चलो अगस्त में ही दिखा लो। ठीक है, मई अगर फर्स्ट मई को भी अगर कर रहे हो तो फर्स्ट जुलाई जून जुलाई एंड देन अगस्त। ठीक है, 90 दिन या फिर 100 दिन के आसपास का गैप हो रहा है। आपको अगस्त में एक बोर्ड मीटिंग दिखाने होगा सर, आपने अगस्त में बोर्ड मीटिंग दिखा दिया। इस बात का ध्यान रखना कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग
और इस बोर्ड मीटिंग के बीच का गैप जो है 120 दिन से ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, अगर 120 दिन से ज़्यादा का गैप हो रहा है तो सर बीच में आप एक और मीटिंग दिखा दो। ठीक है, कि आपने एक बोर्ड मीटिंग की है। उस बोर्ड मीटिंग में क्या डिस्क्लोजर देते हैं वो अपना फिर स्टडी का पार्ट आ जाता है, वो अपने अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं कंप्लायंस सिखा रहा हूँ, कंप्लायंस क्या क्या होते हैं, ये नहीं सिखा रहा है कि उसमें क्या क्या लिखना है। लिखने के लिए अलग अलग वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है और इसका पूरा सेपरेट प्लेलिस्ट जाएगा। प्राइवेट कंपनी के सारे कंप्लायंस, उसमें MPP1 कैसे बनाना है, DI रेट कैसे बनाना है, उसमें आपका हर चीज़ मिलेगा सर। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस करके हमेशा ऑन करना होगा, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अब आगे क्या होगा सर। फर्स्ट में 2022 के बाद आपने अगस्त में क्या करना होगा, एक बोर्ड मीटिंग रखना होगा। ये आप सेकंड बोर्ड मीटिंग रख सकते हो, थर्ड बोर्ड मीटिंग रख सकते हो, दैट्स डिपेंड ऑन यू। इस बोर्ड मीटिंग में आपको क्या करना होगा, अपना बैलेंस शीट, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आपका बैलेंस शीट आता है, आपका PL आता है, ऑडिटेड रिपोर्ट आता है और बोर्ड रिपोर्ट आता है। ये चारों, इन चारों को आपको अडॉप्ट करना होगा और बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल लेना होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो गया सर, रहे सर, एंड नोटिस दिखाना होगा कि आपने EGM कॉल किया है। ओके, EGM जब कॉल कर दिया ना, इस मीटिंग से, इस बोर्ड मीटिंग के बाद आपको एक डेट डिसाइड करना होगा जिस डेट पे आप नोटिस दोगे। कोई दिक्कत नहीं है सर, अगर आप मान लो रख लेते हो 3 अगस्त 3/8/22, 3 अगस्त 2022 को आपने अगर मीटिंग दिखाई है, आप 4 अगस्त को नोटिस भेज सकते हो, 5 अगस्त को भेज सकते हो, 7 अगस्त को भेज सकते हो, 10 अगस्त को भेज सकते हो, जो भी डेट आप चाहो वो उस दिन से आप नोटिस भेजना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब नोटिस के अंदर लिखा रहेगा स्पेसिफिकली कि यहाँ पे आपका नोटिस डेट है, ये आपका नोटिस का दिन है। ओके, इस दिन आपने नोटिस भेजा है। इस नोटिस से, अब बेसिकली प्राइवेट कंपनी में अपने ही लोग होते हैं, अपने ही डायरेक्टर होते हैं, तो आपको नोटिस भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको बस डमी दिखा देना होता है। बस डेज का ख्याल रखो, डेज जो है ना वो पॉइंट दिमाग में रखा करिए आप। इस मीटिंग के डेट से आपका जो EGM का डेट आएगा उसके बीच में होंगे 21 डेज के गैप। ठीक है, मीटिंग बोल रहा हूँ, इस नोटिस के डेट से, जिस दिन में आपने नोटिस दिया है, उस नोटिस से आपके EGM के बीच में कितना गैप होना चाहिए सर, 21 डेज का गैप होना चाहिए। नोटिस से आपके EGM के बीच में 21 डेज का गैप। चलो सर, EGM आपका हो गया, बढ़िया सर। EGM आपका डेट खत्म। EGM के बाद आपका नेक्स्ट काम क्या होगा सर, 3 काम होगा। पहला काम होगा सर आपका ADT1, आप ऑडिटर को अपॉइंट करोगे विद इन 15 डेज। नेक्स्ट काम होगा सर आपका AOC4, जिसमें आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ROC के पास भेजते हो। इसको भेजने का टाइम है सर 30 दिन, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ EGM। जिस दिन आपने EGM किया है उससे 30 दिन के अंदर आपको AOC4 भरना है। जिस दिन आपने EGM किया है उससे 15 दिन के अंदर आपको ADT1 भरना है। और जिस दिन आपने EGM किया है उससे 60 दिनों के अंदर, कितने दिन सर, 60 डेज के अंदर MGT7A फॉर्म भरना है। ठीक है सर, ये तीनों फॉर्म आपने भर दिया, गुड। अब ये फॉर्म फिलअप करने के बाद अब आपका पिछले साल का जो कंप्लायंस था वो खत्म हो गया, आपका सारा काम इस साल के लिए कंप्लीट। लेकिन अभी भी एक काम बाकी हो गया, जैसे ही आपने ये 2 मीटिंग दिखाया ना, हर एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग करना इज मैंडेटरी है। ठीक है, तो आपको तो 4 बोर्ड मीटिंग दिखाना ही होगा। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब करेंगे सर, 3 अगस्त को कर लिया था ना, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, या फिर आप दिसंबर के स्टार्टिंग में, 120 दिन से ज्यादा गैप मत रखना। ठीक है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में आप आते हैं अपने धीरे धीरे। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हम रख ले रहे हैं नवंबर में। ठीक है, नवंबर एंड में रख लिया एक बोर्ड मीटिंग। इस बोर्ड मीटिंग में कुछ भी नहीं है ना, तो सर आप बिजनेस को रिव्यू दिखा दो कि सभी डायरेक्टर मिले बिजनेस को रिव्यू कर रहे थे, बस यही मैटर डिस्कस हुआ है। ठीक है, एक नवंबर में बोर्ड मीटिंग कर लिया आपने सर, हाँ सर। नवंबर के बाद अब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब करना होगा, नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, और ये मार्च। तो आपको मार्च से पहले एक बोर्ड मीटिंग कंप्लीट करना होगा। मतलब मार्च का मैं अगर बोलूँ तो फर्स्ट वीक, मार्च फर्स्ट वीक में आपको EGM कंप्लीट कर लेना है। ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम 120 डेज से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 120 डेज से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, इससे कम का गैप होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सर मार्च वाले जो बोर्ड मीटिंग होंगे इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सर हम लोग ये रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हमारा फाइनेंशियल, हमारा जो ईयर है वो हम क्लोज कर ले रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस, क्लियर, इजी लगा सर। प्राइवेट कंपनी में सर यही कंप्लायंसेस है। अब इसके अलावा और क्या क्या कंप्लायंस आते हैं सर, अब इसके अलावा डिपेंड करता है सर आपकी एक्टिविटी क्या है, उसके ऊपर कंप्लायंस आपके बढ़ते जाएंगे। जैसे सर आपने डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया,
डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया तो सर आपको DIR-12 फॉर्म फिलअप करवाना होगा। जिस दिन अपॉइंट किया है उसे 30 डेज के अंदर अपॉइंट करना होता है सर, ठीक है। सर डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैं मिस कर गया था शायद। ADT-1 जब आप फॉर्म फिलअप करते हो ना, ये फॉर्म फिलअप करते हो आप ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए, और ऑडिटर को जब अपॉइंट करते हो तो उसके लिए 2 अटैचमेंट चाहिए होता है, दैट्स इट। एक कंसेंट, ये आपको ऑडिटर देगा कि वो ऑडिटर बनने के लिए रेडी है, वो लाइबल है, सब कुछ अच्छा है उसका। दूसरा आपका बोर्ड रेजोल्यूशन, ये आपको अपने से बनाने होगा, ठीक है। नेक्स्ट, या फिर आप ROC का पूरा कंप्लायंस हमको दे दो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट AOC-4, AOC-4 के अंदर आपको क्या चाहिए सर, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो सर आपका बैलेंस शीट चाहिए, आपका PL चाहिए, ऑडिटेड रिपोर्ट चाहिए, बोर्ड रिपोर्ट चाहिए, ये चारों चीज आपका चाहिए होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। MGT-7 के लिए सर आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये जो है ये सारा चाहिए इसका, प्लस आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न बोलो कुछ खास होता नहीं है, 2 या 3 डायरेक्टर होंगे, 2 या 3 मेंबर होंगे, वही सारे शेयर होल्डर्स होंगे, तो उसमें भी कोई खास नहीं होता है, ठीक है। अब हम इवेंट वाइज बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा कोई एक्टिविटी करते हो तभी आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। सर डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया, सर डायरेक्टर कोई रिटायर कर गया, या फिर डायरेक्टर कोई किसी डायरेक्टर ने बोला कि मेरे को अब डायरेक्टर नहीं बनना है, ठीक है। कोई किसी डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया, किसी डायरेक्टर का डेथ हो गया, इस सिचुएशन में आपको डायरेक्टर को एक बार रिमूव भी करना होगा, और इस रिमूवल के लिए भी आपको DIR-12 फॉर्म फिलअप करना होगा सर, ठीक है। अपॉइंटमेंट हो या रिमूवल हो, आपको DIR-12 फॉर्म फिलअप करना होगा। ओके सर, चलिए सर। नेक्स्ट, अगर आपने लोन लिया है, ओके, लोन लिया है, कोई एसेट खरीदा है, लोन लेकर लिया है ना, अगर बैंक से लोन लिया है तो आपको चार्ज क्रिएट करना होता है सर, और इस चार्ज क्रिएट करने के लिए आपको CHG-1 ये फॉर्म फाइल करना होता है। अगर आपने चार्ज का पैसा रिपे कर दिया है तो CHG-4 फाइल करना पड़ता है। अगर आपने चार्ज का पैसा रिपे नहीं सर, चार्ज का कंडीशन चेंज करवाया है, तो आपको CHG-3 फाइल करना होता है, और CHG-2 फाइल करना पड़ता है फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट, और क्या क्या ऐसी एक्टिविटी जो हम कर सकते हैं, अगर आपने शेयर्स अलॉट किए हैं सर, अलॉटमेंट किया, न्यू शेयर दिया है, तो सर आपको पास 3 फाइल करना होता है। न्यू शेयर सर कैसे दे सकते हैं, न्यू शेयर देने के बहुत सारे तरीके हैं सर। एक आ गया आपका राइट इशू, ओके, एक आ गया आपका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर सकते हो, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट से आप कर सकते हो। तो इन तरीकों से आप क्या कर सकते हो, शेयर अलॉट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट सर, अलॉटमेंट भी कर लिया, आपका डायरेक्टर पॉइंट हो गया, लोन हो गया। सर आप रजिस्टर्ड ऑफिस हो सके चेंज कर लो, ठीक है। हो सकता है आप अपना ऑल्टर कर रहे हो अपना मेमोरेंडम को, MOA एंड AOA को चेंज करना पड़ रहा है आपको। कोई नई बिजनेस एक्टिविटी को आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको MOA और AOA को चेंज करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करे हो तो उसके लिए फॉर्म फाइलिंग आएगी सर, ये इसके लिए चेंज करना होगा तो, ठीक है। हो सके आपको नेम चेंज करना पड़ जाए सर, नेम चेंज करना पड़ जाएगा तो नेम चेंज का अलग कंप्लायंसेस आ जाता है सर। उसके लिए पहले आपको नेम रिजर्व करना पड़ेगा, फिर नेम को अपने कंपनी के साथ ऐड करना पड़ता है, ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सर, और कुछ काम हो सकता है क्या एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी के अंदर, बिल्कुल हो सकता है सर। नेक्स्ट आपका ऑडिटर हो सकता है ऑडिटर आपका रिजाइन कर दे, बोले कि अब मेरे को काम नहीं करना है, मैं रिजाइन करता हूँ, या हो सकता है आपने रिमूव कर दिया हो। एनी सिचुएशन आपको ऑडिटर को रिमूव करने के लिए भी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा सर, ठीक है। तो सर बेसिकली मेरे को जहाँ तक याद आ रहा था मैंने वो सारे पॉइंट कवर कर लिए जो एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर पिंग करते हैं, जो एक प्राइवेट कंपनी को कंप्लायंस करना पड़ता है। बाकी और ऐसा कुछ खास कंप्लायंस नहीं है जो बहुत ज़्यादा ऐड होने वाला है इसमें, ठीक है। पब्लिक कंपनी होने से थोड़ी कंप्लायंस बढ़ जाती है, बट प्राइवेट कंपनी होने पर इतनी ज़्यादा भी कंप्लायंसेस नहीं है, काफ़ी कम है। जैसे रिलैक्सेशन में बोला जाए तो आपको MGT-14 फाइल नहीं करना पड़ता है सर, ये फॉर्म फाइल करने से आपको रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो ऐसे करके बहुत सारे फॉर्म्स है जिसके लिए आपको रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जो आप नहीं फाइल करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो ये तो था आपका पूरा का पूरा कंप्लायंस का टाइमलाइन। आपको अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता। अगर आपने पूरा वीडियो ईमानदारी से देखा है तो सर आपको समझ भी नहीं आया और नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने वो सारे पॉइंट्स एकदम बेसिक करके बताया ना सर, जो चीज़ आपके एकदम दिमाग में क्लिक करता है, मतलब एकदम ईजी लैंग्वेज में। अगर आप एक्ट पढ़ने बैठोगे ना पागल हो जाओगे, ये इतना सा चीज़ अलग अलग जगहों पे बिखरा हुआ है, लगभग 15 से 20 सेक्शन के अंदर इतनी छोटी सी चीज़ों को डाला हुआ है, और वो 15 से 20 सेक्शन मतलब कम से कम आपका 50 पेज से ज़्यादा का है, मिनिमम 50 पेज बोलो, वो भी बेयर की छोटी छोटी लाइन्स। तो सर उतना ज़्यादा पढ़ने के बाद भी आपको इतना क्लियर नहीं हो पाएगा जितना मैंने इस छोटे से वीडियो में पूरा लाइन अप करके दिखा दिया आपको,
ठीक है। सो सेम कंप्लायंस आपके ईयर वाइज ईयर बढ़ होते जाएंगे। सेम आपको अगर कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए कंप्लायंस करना होगा। अब मेरे को नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं कॉस्ट बता देता हूँ कितना खर्च आएगा आपको ये सारे कंप्लायंस करने में ईयर के एंड में। ठीक है, कॉस्ट पे अपने बढ़ेंगे इससे पहले एक बात ध्यान से सुन लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है कॉन्टैक्ट अस का। अगर आपका कोई भी छोटा मोटा क्वेरी है, बहुत ही बेसिक सा क्वेरी है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म फिलअप कर दो, हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे थ्रू ईमेल, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरी मेरी प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है और आपको चाहिए पेड कंसल्टेंसी, आपको उसमें बहुत ज़्यादा पीएचडी चाहिए, बहुत ज़्यादा जानना है कि कहीं उससे आगे फ्यूचर में आपकी कंपनी में कोई रिस्क तो नहीं आ रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं होगा, इस सिचुएशन में आप हमारी ले सकते हो पेड कंसल्टेंसी। एंड इस कंसल्टेंसी के लिए एक अलग फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, आप उस फॉर्म को फिलअप करिए, आपको जिस मैटर से रिलेटेड कंसल्टेंसी चाहिए उसी के एक्सपर्ट के पास आपको भेजा जाएगा। सपोज करो आपको अगर इनकम टैक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको इनकम टैक्स के बारे में जानना है, तो उस सिचुएशन में इनकम टैक्स में जो बंदा डील करता है हमारा, उनके पास भेज देंगे हम लोग, उनके पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड इशू है, अगर आपको कंपनी लॉ से रिलेटेड इशू है, कॉर्पोरेट मैटर में इशू है, कोई एनसीएलटी का मैटर आ गया है, कोई केस कर दिया आपके अगेंस्ट, तो इन सभी चीज़ों के लिए अलग अलग एक्सपर्ट है, जिनके लिए जो आपके लिए बेस्ट होगा हम उसके अरेंज कर देंगे। अगर आपको ठीक लगता है तो बढ़िया, नहीं अगर प्रॉब्लम लगता है कि उस बंदे से आप कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका पेमेंट रिफंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो ये वाला दो पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारा जिंदाबाद है, डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स हमारा जिंदाबाद है। आपको जब भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके बताओ। कोई भी चीज़ अगर पसंद आई है तो लाइक बोलो यार, अच्छा लगा, बढ़िया किया आपने, वाह, यस, ओके, गुड नाइट, अरे कुछ तो लिखो यार कमेंट बॉक्स में। वैसे इन सभी कमेंट में मैं रिप्लाई नहीं करता, बस हार्ट रेट कर दूंगा। अच्छी अच्छी चीज़ जो है ना, वो कुछ क्वेश्चन रहता है तो मैं सारे पे रिप्लाई करता हूँ। अब बात करते हैं कॉस्ट का। सर क्या कॉस्ट आएगा आपका? सर एक साल कंपनी का कंप्लायंस का कॉस्ट क्या आने वाला है सर? अराउंड अगर मैं बोलूँ तो 5000 के आसपास आपका कॉस्ट आ जाएगा सर, ऑन एन एवरेज। ठीक है, अगर आपने साल में कोई ट्रांजेक्शन कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ आपको एनुअल कंप्लायंस देखना है ना, तो अराउंड 5000 के आसपास आपका कंप्लायंस आएगा, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, मिनिमम नहीं बोलूँगा, मैक्सिमम नहीं बोलना चाहिए, एक एवरेज बोलूँगा। मिनिमम थोड़ा कम होगा, 4000, ढाई, 4, साढ़े 3, 4 के आसपास आपका कॉस्ट आएगा, और 5000 के आसपास आ रहा है तो स्टैंडर्ड है। ठीक है, 5000 से अगर आपका कंप्लायंस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आप अपने बजट से ऊपर जा रहे हो, या तो आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है तो आप ऊपर जा रहे हो, तो बेस्ट है सर। मैं विश करता हूँ, पर्सनली विश करता हूँ कि आपकी कंपनी ग्रो करे सर, एकदम मतलब अगर आज लाख रुपए है तो 10 साल के बाद, 5-10 साल के बाद वो करोड़ में पहुंच जाए। ठीक है, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आप ग्रो करो, बट अगर आप लिमिट से ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हो ना उस चीज़ में जो आपके प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करी है ना, तो फिर वो कंपनी का वेट को कम करेगी। कंपनी ने इतना एफर्ट करके प्रोडक्शन किया ना, उस वेट को, उस मेहनत को, वो एफर्ट को कम कर देगी, क्योंकि ये आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट नहीं है, ये आपका ओवरहेड है। एक्स वो चार्जेस है जो आपका प्रोडक्शन में डायरेक्टली कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको इसको मिनिमम से मिनिमम रखना है सर, लेकिन बेस्ट के साथ, क्योंकि अगर कोई भी फॉर्म गलत फिलअप करते हो ना तो एमसीए के अंदर कोई रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं आता है, कोई रीफाइलिंग का ऑप्शन नहीं है। एक बार आपने फॉर्म फाइल कर दिया ना तो फॉर्म फाइल कर दिया, वो अप्रूव होगा, उसके बाद वो रिकॉर्ड में आ जाएगा। वंस अगर वो बाद में पता चलता है कि वो फॉर्म गलत निकला, आपने कोई ऐसे इंसान से करवा दिया जिसको आता नहीं था, उसने बस ऐसे ही भर के भेज दिया है, तो सर आपके ऊपर बहुत अच्छी खासी पेनल्टी आरओसी ठोक देगा। रिसेंट में सिर्फ और सिर्फ डिन नंबर मेंशन नहीं किया था एक कंपनी ने, एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी थी सर, उसने डिन नंबर मेंशन नहीं किया था सर, सिर्फ और सिर्फ डिन नंबर मेंशन ना करने के लिए 6 लाख रुपए की पेनल्टी दी गई है सर, 6 लाख रुपए की। कैन यू इमेजिन? सिर्फ और सिर्फ 8 डिजिट का डिन नंबर मेंशन करना उस कंपनी ने भूल गया। 8 डिजिट का डिन नंबर के लिए 6 लाख रुपए की पेनल्टी कोई कम नहीं होती सर। एक कंपनी ने अपने लेटर हेड में, कंपनी का जो लेटर हेड आता है ना, उस लेटर हेड में सिन नंबर मेंशन करना भूल गया सर, सिन नंबर मेंशन नहीं किया था सर, उसके लिए आरओसी ने पेनल्टी डाल दिया सर। तो इम्पोर्टेंट समझो, कंप्लायंस इज नॉट अ इजी थिंग, आपको उसको धीरे धीरे करना होगा, लेकिन परफेक्ट करना होगा। इनिशियल स्टेज से अगर आप कंप्लायंस खराब रखते हो तो फ्यूचर में आपकी कंप्लायंस बहुत गंदी होने वाली है, और फ्यूचर में आप कंपनी को ना सेल कर पाओगे, ना उसको ग्रोथ कर पाओगे, ना मर्ज कर पाओगे, हर सिचुएशन में आपका प्राइस कर्टेल होता जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया, अब वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले दिन किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, आज के लिए वीडियो यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, कोई अगर टॉपिक चाहते हो कि इसके ऊपर मैं स्पेसिफिक वीडियो बना के आप लोग को बताऊं तो आप मेरे को कमेंट करो। ठीक है।